Good morning. Good Good morning. morning to all viewers of YouTube channel, YouTube RBC channel. Especially हम कोरोना पीरियड से ये चैनल स्टार्ट हुआ है रेगुलर 7 बजे एक नए प्रोग्राम, नया स्टोरी, रियल टेस्टिमोनियल लेके आप लोगों का सामने, कभी आईटी सेक्टर का एक्सपर्ट्स, कभी इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट से, नेटवर्क मार्केटिंग का सीनियर मोस्ट लीडर से आपको रूबरू कराते हैं। एंड आज मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूं कि डीएक्सएन आरबीसी चैनल से आज फिर मुझे मौका मिला आप लोगों के साथ बात करने के लिए। एंड मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि आज मुझे एक विशेष काम दी गई है कि मैं ऐसा कुछ स्टोरी, रियल स्टोरी शेयर करने वाले लोग, एंड मुझे खुशी है उनमें से लास्ट वीक भी आप लोगों ने सुना एक लेडी की एक छोटी सी परिवार की कहानी। एंड आज आप फिर से मेरा सामने एक ऐसी स्टोरी है जिसको सुनने के बाद आप सोच नहीं सकते कि कैसे है हमारा डीएक्सएन एक्चुअली बेसिकली है क्या, एंड डीएक्सएन का पावर एंड डीएक्सएन आरबीसी का जो सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम कितना पावरफुल है, क्या कैसे लोगों को जिंदगी ये बदल सकती है। जो लोग इसके साथ में आपने आपको पूरी तरीके से सबमिशन कर दिए हैं, पूरी तरीके से समर्पण कर दिए हैं, उन लोगों को जिंदगी बदलने में जरा भी समय नहीं लगता। ये ऐसा बहुत सारा उदाहरण रोज हम लोग आपको देते जा रहे हैं। इसलिए थैंक्स टू डॉक्टर लिम स्योजिन जिन्होंने इंटरनेशनली, ग्लोबली एक मिशन छेड़ा कि लोगों को जिंदगी बदलना है, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस एक एक घर में एक एक व्यक्ति को पहुंचाना है। इंडिया में इस काम की बागडोर संभाले थे हमारे गुरुजी डॉक्टर रत्न बासुपल, जो मेरा हेल्थ का गुरु हैं, एंड इकोनॉमिक्स गुरु प्रोफेसर केन बासुपलैया, डबल गोल्ड मेडलिस्ट इकोनॉमिक्स, एंड चेन्नई यूनिवर्सिटी में बहुत नामी एक कॉलेज का प्रिंसिपल पोस्ट को उन्होंने छोड़ा। एंड इस मिशन को आगे बढ़ने में कामयाबी की जो मेन कारण है आज उनकी डेडिकेशन है, क्योंकि डॉक्टर रत्न बासुपल ने अपना चलता हुआ बहुत बढ़िया नर्सिंग होम को क्लोज करके लावण्य क्लिनिक नीलांगराई चेन्नई में, जो नर्सिंग होम काफी नाम था, आज भी लोग उसका नाम लेते हैं, उन्होंने उसको खुशी खुशी बंद किया। प्रोफेसर साहब ने उस जमाने में 2001 में करीब 1 लाख रुपए की जॉब को क्विट किया। एक हिम्मत की बात थी, इन दोनों ने बहुत बड़ा हिम्मत किया। इसके लिए मैं तहे दिल से इनको धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि आज उन्हीं के कारण आज 219 देशों में उनकी जो नेटवर्क है उसमें ज्यादातर लोग बहुत खुश हैं, एंड उनको एक अलग जिंदगी मिला है, क्योंकि इसमें इन दोनों, इस कपल का सहयोग अगर नहीं मिलते, और इसके साथ में डीएक्सएन आरबीसी का जो मेन पिलर डॉक्टर एस रंजन जैसा क्वालिफाइड डॉक्टर, और भी 3 बड़े बड़े डॉक्टर्स साथ में मिलके इस मिशन को पूरा करने में साथ दिए हैं, आज भी दे रहे हैं। ये दुनिया का शायद आजुबा कंपनी पहले बार होगा, पहली बार ही आपको सुनने को मिलेगा कि इतना हाईली क्वालिफाइड लोग किसी नेटवर्क कंपनी को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लॉन्च करते हैं। तो इंडिया में एक बहुत बड़ा एक मिसाल है, एंड इंडिया से ये पूरा दुनिया में फैल चुका है। एंड इतना हाईली क्वालिफाइड लोग और किसी एमएलएम कंपनी में, एमएलएम यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में है, मेरा नॉलेज में नहीं है। तो हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत ही मजबूत प्लेटफॉर्म है। एंड ये प्लेटफॉर्म कितना मजबूत है, कैसे कैसे लोगों को जिंदगी बदल सकते हैं, ये आज की एक स्टोरी सुन के आपको आइडिया हो जाता है, क्लियर होगा कि आज मैं उनकी बातें कर रहा हूँ। एक ऐसी कंडीशन में एक 25 साल की लड़की नहीं, मतलब एक लेडी, छोटे छोटे 2 बच्चे, 1 साल की एक बेटी, 3 साल का बेटा। उनका हस्बैंड बहुत अच्छा तो नहीं कमाते थे, फुटपाथ पे छोटे छोटे
दुकान जैसे लगता है, टेम्पोररी ऐसे ही कपड़े की दुकान था, लेकिन ऐसे छोटे दो बच्चे को छोड़ के यानी इस लेडी को छोड़ के वो अचानक कहाँ गायब हो जाता है पता नहीं लगता। आज भी वो लापता है, नहीं मिलते। इस भयंकर परिस्थिति में घर को संभालने वाला कोई नहीं था, लेकिन इस बच्चों को परवरिश कैसे करें, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी आप सोच सकते हैं। लेकिन उस लेडी को जब वो अपना मायके में जाते हैं सपोर्ट के लिए, क्योंकि मायके का भी आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण दारिद्रता क्या क्या कराती है, उन्होंने अपना बच्ची को अपना घर में जगह नहीं दी। बोले कि हम आपको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आप अपना ससुराल में जाओ, क्योंकि शादी होने के बाद लड़की के वही होता है घर, आप वहीं जाइए। लेकिन ससुराल वाले क्योंकि उनका बेटा कहीं चला गया और उन्होंने फिर इनको भी घर में जगह देने से इनकार किया। बड़ा संघर्षपूर्ण जिंदगी। आप सोचो, ना ससुराल का सपोर्ट ना मायके की सपोर्ट है। इस कंडीशन में छोटे छोटे दो बच्चे, इनको परवरिश कैसे करें। इस भयंकर परिस्थिति में एक व्यक्ति क्या कर सकते हैं। मानसिक स्थिति संतुलन बिगाड़ चुकी थी, जिसके कारण वो सुसाइड करने के लिए डिसीजन लेती है, लेकिन बच्चे की ममता माँ को रोकती है सुसाइड करने के लिए। वो सुसाइड नहीं कर पाती, अल्टीमेटली वापस आती है। एंड एक बहुत ही अच्छा दिल वाली एक लेडी, मैं उनको बहुत दिनों से जानता हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड एंड हाईली एजुकेटेड फैमिली से हैं, बिलोंग करती थी। उनका ससुराल भी अच्छी एजुकेटेड फैमिली से है। उन्होंने इस डीएक्सएन मिशन को एक मिशन के रूप में लेके लोगों की मदद करने के लिए आई थी। स्वाति मैम जो है, उन्होंने उनके संपर्क में ये आती है। फिर उन्होंने इनको सेव किया कि नहीं, आप ऐसा कुछ काम मत करिए, आपको हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म देंगे जहां हम सब आपको सपोर्ट करेंगे, आप एक अच्छी जिंदगी बिता सकते हो। आशा की किरण उनको नजर आया डीएक्सएन से। एंड उसके बाद उसमें 4 चांद लगा दिया, जब हमारा एक फेमस हाईली, मेरा हिसाब से जो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, कूट कूट के भरा हुआ है, मिस्टर मुकेश वर्मा जी, उनकी साथ सानिध्य मिलते हैं, उनकी सपोर्ट मिलता है। एंड आज के दिन में भी उन्हीं की सपोर्ट से आज काफी अच्छी पोजीशन पे आते हैं। एंड ये मैडम जो आज हमारे सामने अपना आप बीती आपसे शेयर करेंगे, अपना रियल स्टोरी आपसे शेयर करेंगे। इससे आपको डीएक्सएन फैमिली क्या है, ये आदर्श एमएलएम से क्या अलग है, ये आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ ऐसे लेडी जिन्होंने इतना विषम परिस्थिति में लड़े हैं, अपना स्थिति को नेगेटिव से पॉजिटिव में लेके आई। इतने हाईली डेडिकेटेड एंड आरबीसी सिस्टम पे डेडिकेटेड लेडी को मैं शतबार नमन करता हूं, क्योंकि ये मेरी टीम से है, ये मेरे लिए गर्व की विषय है। लेकिन नारी शक्ति का जो परिचय इन्होंने दिया है, ये सबको घायल कर दिया है। एंड हम सब लोग इनको बहुत ही एक अलग नजर से देखते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। एंड इनकी स्थिति और सुधर जाए, ये शुभकामना का साथ में मैं स्वागत करना चाहता हूँ आज सुधा गौतम को, कि आप आए एंड अपना स्टोरी अपना जुबानी से आप सबको सुनाएं। वेलकम सुधा गौतम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुधा गौतम, मैं इलाहाबाद से रहने वाली, प्रयागराज से। सबसे पहले मैं उन सभी गुरुओं का मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे प्रोफेसर सर, जो माता पिता रत्ना मैडम, उनका मैं चरण स्पर्श करती हूँ। प्रोफेसर सर का भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे मुकेश वर्मा, जो मेरे गुरु हैं, कदम कदम मेरा साथ देते हैं, उनका भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। और मेरे विप्लव भद्रा, डॉक्टर भद्रा सर, उनका भी मैं दिल से, तहे दिल से मैं उनका भी कोटि कोटि नमन करती हूँ। स्वाति मैडम, मैं उनका भी, जो मेरी अपलाइन है, उनका भी मैं तहे दिल से कोटि कोटि नमन करती हूँ।
और हमारे इष्ट ऑफिस मोहम्मद शमी, उनका भी मैं कोटि-कोटि नमन करती हूँ। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के टीम है, सभी आशीष द्विवेदी, पूजा जी उनकी वाइफ हैं, और बुद्धेश्वर साहू, पटेल जी, इन सभी जो मेरे टीम है, आज मुझे बहुत खुशी होती है। आज इनके बदौलत मैं आरबीसी यूट्यूब चैनल पर मैं अपनी रियल स्टोरी सबको मैं बताने के लिए, कभी मैं सोचती थी कि ये मेरी बेटी, मैं कभी किसी को कुछ ना बोलूं, मगर मेरी यही एक इतिहास है कि मुझे मंजिल की तरफ ले जा रहा है। तो मैं फिर से सभी गुरुओं को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से मैं आज आगे बढ़ रही हूँ। गुड मॉर्निंग आरबीसी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मैं डिएक्शन से पहले मैं क्या थी और किस जगह थी। मैं बहुत गरीब महिला, मेरी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी, 16 ही साल में। और मेरे हस्बैंड कपड़े की दुकान था और कपड़े बेचते थे। 2 मेरे छोटे-छोटे बच्चे थे, और किसी तरह से खर्च तो चलता था। और कभी-कभी ऐसा होता था कि कपड़ा नहीं बिकता था, तो बच्चों को दूध के लिए भी तरसता था। तो उसमें लड़ाई-झगड़ा भी बहुत होता था। मैं बोलती थी कि कोई और आप काम कर लो, मगर वो उतना, उनकी भी पढ़ाई-लिखाई नहीं थी, शुरू से वो कपड़ा ही बेचते थे। मगर फिर भी मैं किसी तरह से काट रही थी। मगर उनकी आदत कुछ है, अगर इनकम ना हो, कमाई ना होता था, तो बहुत आते थे, डाँटते थे, चिल्लाते थे, हमेशा मारते-पीटते थे। मैं बहुत तंग आ जाती थी कि हमेशा लड़ाई-झगड़ा होता रहता है। मैं मम्मी के यहाँ जाऊँगी, मम्मी के यहाँ भी वही, ठीक है, जहाँ भी मैंने शादी कर दिया, आप तुमको चाहे जैसे ही काटना है। मैं किसी तरह से तो काट रही थी। मगर अचानक से फिर मेरी 1 साल की बेटी थी और 3 साल का बेटा। उसके बाद मेरे हस्बैंड अचानक से गुम हो गए, पता ही नहीं चला कि कहाँ गए, कहाँ नहीं। मैं बहुत ढूँढी, बहुत कोशिश करी, नहीं पता चला। फिर मैं अब ससुराल में थी, ससुराल वाले भी बहुत मुझे ताना और बहुत बातें सुनाते थे। मैं मायूस होकर अपने दोनों बच्चों को मम्मी के यहाँ तो गई, मम्मी से सारी बातें मैं बताई। कुछ दिन तो मैं पापा और मम्मी मेरे को घर पे रखे। उसके बाद उनका भी वही रवैया था कि जब से शादी हुआ है, मतलब एक तरह से बवाल ही है। बहुत बात सुनाती थी। मेरी उतनी कोई पढ़ाई-लिखाई भी नहीं था कि मैं अपने बच्चों को परवरिश कर सकती। मैं उनकी बातें तो सुनती थी। ऐसे करते-करते 2 साल वहाँ बीत गया मम्मी के यहाँ, और ससुराल वाले भी कोई खोज खबर नहीं रखा मेरा। फिर मुझे मन में ये आया कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, और बच्चे की माँग, ज़रूरतें कैसे मैं पूरा करूँ। और कभी अगर तीज त्योहार होता था, तो मैं उनके लिए कपड़े तक नहीं ले पाती थी। मैं बहुत मायूस रहती थी। फिर उसके बाद मैं अपने मन में ये विचार लाई कि मैं कुछ बाहर निकलूँ। कभी मैं घर से बाहर निकली नहीं थी, यहाँ तक कि मैं रास्ता भी नहीं जानती थी। अपने मन में बाहर रोड तक तो निकलूँ, फिर अपने मन में बड़ा मायूस हो जाऊँ कि मुझे तो कहीं, मैं रास्ता भी नहीं जानती हूँ, मैं काम भी क्या करूँ, किससे क्या मैं बोलूँ, कुछ समझ में नहीं मुझे आता। और मेरी शादी से पहले मुझे एक बहुत शौक था मुझे पार्लर का। और जब मेरी शादी हो गई, तो बस मेरे दिल में ही वो रह गया कि मैं कुछ नहीं कर पाई और ना आगे बढ़ पाई। जैसे भगवान मेरे लिए सुन रहा था। और जब मैं बाहर एक दिन ऐसे ही अचानक मैं रोड पे निकली, बनिया की दुकान पे कुछ सामानें खरीद रही थी, तो बातचीत में दीदी खड़ी थी, तो बातचीत होने लगी कि आप पल्स पोलियो का करेंगी? तो मैं बोली जगह क्या खाली है? कहे हाँ खाली है, और चलोगी? तो मैंने कहा दीदी मेरी तो कोई पढ़ाई-लिखाई है नहीं है, तो मैं कैसे, कहे कि पागल, उसमें पढ़ाई-लिखाई की कोई बात नहीं है, सिर्फ 2 ड्रॉप ही तो सबको पोलियो पिलाना है। तो मैं कही ठीक है दीदी।
कब से चलना है? तो बोली कि संडे को, फर्स्ट संडे को चलना है। मैंने कहा ठीक है दीदी। मैं घर में मम्मी पापा से बताई तो मम्मी पापा बहुत आवाज उठाए कि रहना हो तो यहीं रहो, कायदे से रहो और कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुमको काम करने की जरूरत नहीं है। मैं मम्मी से बोलती थी कि मुझे भी जरूरत रहती है कुछ चीजों के लिए, हाथ फैलाना पड़ता है, बच्चों को भी जरूरत रहता है हाथ, तो 2 पैसा मैं कमाऊंगी। जब वहां मैं गई, वो लोग तो राजीमंदी से नहीं हुआ था, मगर फिर भी अपनी जोर जबरदस्ती से मैं गई पोलियो पिलाने के लिए। वहां गई, सुबह 7 बजे जब मैं निकली, तो जो आंधी और तूफान और बारिश, मेरा पहला कदम, ऐसा लगता था कि वो आंधी और तूफान बंद ही नहीं होगा। और जिनके साथ मुझे जाना था, मैं उनके यहाँ, मैं 6:30 बजे ही उनके दरवाजे पे जाके बैठ गई। तो बोले कि ये बारिश हो रही है, भीगते हुए क्यों आई हो? तो मैंने कहा कि मुझे तो रास्ता मालूम नहीं है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी, तो मुझे आपके ही साथ चलना है दीदी। तो कहीं कि अच्छा चलो ठीक है, बारिश बंद हो जाने दो तो फिर चलते हैं। तो जब बारिश बंद हो गई, तो मुझे वो ले गई। और जो 7 बजे से शाम को 5 बजे तक मुझे वहाँ पे फर्स्ट संडे को पोलियो पिलाने के लिए चौराहे पे बैठना पड़ता था। तो मैं बैठी रहती थी पोलियो पिलाते और सोचती थी। फिर मैं दीदी से पूछी कि दीदी कितना मिलेगा? तो कहे कि 1 दिन का 75 रुपया मिलेगा। मैंने कहा रोज बस बैठना पड़ेगा? कहे नहीं, 1 दिन बैठना पड़ेगा और 6 दिन आपको डोर पे डोर घूमना पड़ेगा। हमने कहा घूम के फिर क्या करना है? तो वही पोलियो ही पिलाना है। हम लोग 3 लोग रहते थे। फिर इसी तरह मैं पोलियो पिलाती थी। घर घर जाके जब मैं पोलियो पिलाने लगी, उसके बाद बहुत से लोग कहते थे कि अपने बच्चों को मैं तुझे पोलियो नहीं पिलाना है। तो मैं बोल देती थी क्यों नहीं पिलाएंगी? हाँ, ये भी तो है एक, आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे इसलिए कि आगे के लिए ठीक रहेगा, उनको पोलियो नहीं होगा, इसलिए इसको पिलाया जाता है। तो वो लोग आवाज उठाए कि नहीं, ये पोलियो ड्रॉप पिलाने से इससे हमारे बच्चे के आगे की आवाज ही रुक जाएगी। हमने कहा ऐसा नहीं है। मुझे गुस्सा जब आ जाता था तो मैं वही शीशी पूरी की पूरी खोल कर, मैं एक शीशी में 20 बूंद रहता था, मैं पूरा पी जाती थी। पी के उनको दिखाती थी कि देखो मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है और आपके बच्चे 2 बूंद पीने में बच्चों को कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वहाँ के जो सुपरवाइजर थे और वहाँ पे आए थे फील्ड वर्क, मुझे जब देखे कि एक उनसे भिड़ी हुई है और घर पे जिनके यहाँ पोलियो पिलाए, तो वहाँ पे गए, कहे कि सुधा तो बहुत बहादुर है और किसी भी घर में जाती है पोलियो ड्रॉप पिलाकर ही आती है। तो वहाँ पे बहुत मेरा नाम हुआ, मुझे सब इज्जत देने लगे। फिर उसके बाद मेरा 1 महीने में 1 हफ्ते के लिए ड्यूटी होता था, तो मेरे समझ में आया कि ये 75 रुपया मुझे 30 दिन मिलेगा। फिर 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते बाद फिर दीदी कहती है अभी पोलियो नहीं होगा, अब 1 हफ्ते बाद तुम्हारा 450 रुपया पेमेंट हुआ। तो मैंने कहा दीदी फिर बस 450 रुपया, उसके बाद कुछ नहीं, कई 1 महीना बाद फिर होगा। फिर 1 महीने बाद ऐसे ही करते करते मैं 2 साल घर घर पोलियो पिलाती थी। फिर अपने बच्चों को भी मैं उस 75 रुपया में और 450 रुपया में क्या मैं करूँ, उनको क्या मैं कपड़ा दिलाऊँ, क्या मैं खर्च करूँ, क्या मैं, कुछ भी नहीं समझ आ रहा। फिर त्योहार जब आता था होली का, तो मेरे तरफ राजा प्रताप स्कूल थी, वहाँ मैं जाके घर घर पापड़ बनाने लगी। घर घर जब पापड़ बनाने लगी, फिर उसके बाद वही राजा बनास कोठी में ये हुआ कि खिलौना सिलोगी? तो मैंने कहा खिलौना तो मुझे आता नहीं है, चाहे मैं सिखाऊंगी और इतना तुमको एक खिलौने से 4 से 5 रुपया मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। मैं दिमाग इतना लगाती थी कि वो जो खिलौना 1 महीना मुझे सिखाने के, मैं 2 दिन में वो खिलौना सिलना सीख गई। और इतनी तेजी से मुझे पैसा कमाना था और मैं इतनी तेजी से खिलौना बनाने लगी। और वो खिलौने वाली जो थी वो देख कर मेरा कि हाथ इतना तेजी से चलता था, जहाँ 4 रुपया मुझे देती थी तो मेरा पेमेंट और कम कर दी, 2 रुपया देने लगी। फिर
फिर भी मैं नहीं हार मानी, फिर भी मैं 2 रुपया में भी सिलती गई। 11 बजे 12 बजे रात तक मैं सिलती रही खिलौने, और ऐसे करके मैं महीने का कभी 3,000 कभी 4,000 खिलौने से भी मैं कमा लेती थी। मगर फिर भी उतने में भी मुझे वो नहीं होता था कि ना पापड़ का पैसा, ना पोलियो का पैसा, ना खिलौने का, कुछ भी नहीं होता। फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं क्यों ना इसी खिलौने का ही सिलकर मैं पार्लर का कोर्स कर लूँ। फिर मैं जब पार्लर का कोर्स है, मैंने वो खिलौना सिल कर मैंने पैसा जमा कर कर पार्लर का कोर्स किया, और पार्लर के कोर्स करने के बाद जब मेरा पार्लर का पूरा हो गया, मुझे नॉलेज हो गया सब चीज़, कहीं भी शादी ब्याह अगर पड़ता था, तो मैं बोलती थी कि मुझसे आप मेकअप कराना, मुझसे आप फेशियल कराना, तो मुझे पलट के ये जवाब होता था, सब देते थे कि पहले तू तो सुंदर हो जा, फिर मुझे सजाना। तो मैं तो बहुत मायूस हो जाती थी कि ये तो सच है, मेरा तो रंग खुद इतना काला है और मैं दूसरों को क्या संवारूंगी, पहले मैं अपने आप को तो संवार लूं। फिर मैं इतना मायूस हो जाती थी कि इतना पैसा मैं लगाने के बाद किसी तरह से मैं पैसा जोड़कर मैंने पार्लर का कोर्स किया, वो भी कोई काम का नहीं। अब मैं ये अपना रंग कैसे करूँ? किस लिए मैं पार्लर करती थी, मुझे मालूम था वो जितनी भी पार्लर में क्रीम है, सब केमिकल है, और अगर मैं उसको लीपा-पोती भी अगर करती हूँ, तो उससे तो मैं गोरी नहीं होंगी, ये भी मुझे पता है। और अगर दुल्हन मैं अगर सजाती हूँ, दुल्हन अगर सजती भी है, तो क्या अगर सजाने के बाद वो हमेशा ज़िंदगी भर उसी तरह तो रहती नहीं है। मेकअप धुला तो पूरी सच्चाई सामने आ जाता है। वो मुझे पता चल रहा था कि ना तो इससे कोई गोरा होगा और ना चेहरे में कोई ग्लो। सिर्फ़ एक संतुष्टि के लिए लोग पार्लर में जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि लोग मन में ख़्याल रखते हैं कि इससे हम गोरे हो जाएँगे, ऐसा कुछ नहीं है। फिर मैं वहाँ से मायूस हो गई कि कोई बात नहीं है। मैं मुझे शौक था, मैंने पार्लर सीख लिया, कोई बात नहीं है, मुझे किसी का ना सजाना है, ना सँवारना है। फिर फिर मैं अपने बच्चों को जब खर्च नहीं पूरा कर पा रही थी, माँ-बाप का भी बहुत ताना मिलता था मुझे, फिर मैं मजबूरी में आकर अपने बच्चे को हाथ पकड़ी और ससुराल में मैं फिर गई छोड़ने, कि चलो बच्चों को, वो उनके बच्चे हैं, वो लोग तो कम से कम पूरा करेंगे, मैं मम्मी के यहाँ रह लूँगी, मैं यहाँ की बेटी हूँ, बच्चे वहाँ के हैं, तो वो लोग पढ़ाएँगे-लिखाएँगे, बच्चे की उम्र हो गए हैं, बच्चों को ये लोग पढ़ाएँगे-लिखाएँगे। मगर ससुराल में गए, तो वो लोग भी बच्चों को नहीं रख रहे थे। बगल के भी कुछ लोग आए कि मत रखो, जब आदमी नहीं है तो काहे का बच्चा, काहे का बहू। तो मैं बोली मायके से तो बच्चे आए नहीं थे, बच्चे यहीं के हैं, मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं पढ़ा लूँ, लिखा लूँ, आप लोग इनको पढ़ाओ-लिखाओ। मैं बहुत ज़बरदस्त, मेरे बच्चे छोटे थे, मैं अपनी ज़बरदस्ती से मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर अपने बच्चों को तो छोड़ दी ससुराल में। ससुराल में छोड़ दी, उसके बाद मैं मुँह मोड़कर अपने बच्चों से मैं चली गई, फिर मायके। मगर मुझे बेचैनी, उलझन बनी रहती थी। फिर मैं लोगों से पता करती थी कि मेरे बच्चों बच्चों का एडमिशन वो लोग करवा लिए। मालूम चलता था कि नहीं, तुम्हारे बच्चे ऐसे घूमते रहते हैं, कोई परवाह नहीं करते हैं, कोई ध्यान नहीं देते हैं तुम्हारे बच्चे को, और एडमिशन नहीं हुआ है। मैं अपने मन को बड़ा कोसती रहती थी, मैं अपने बच्चों से जाती थी मिलने, मेरे बच्चे रोने लगते थे, मम्मी रुक जाओ। मगर अगर मैं कभी रुकती भी थी ससुराल में, मुझे सोने की जगह ही नहीं मिलती थी। अपने बच्चों के लिए, चाहे ठंड हो या बरसात हो, मैं अपने बच्चों के लिए छत पे बैठ के दिन भर काटती थी। मैं छत पे रात भर बैठी रहती थी। अगर बारिश होने लगता था,
तो मैं रात सीढ़ी पे रात भर बैठ के मैं बिता देती थी, मगर मुझे कोई सोने का जगह नहीं देते थे। फिर भी मैं खुश थी, इसलिए कि मेरे बच्चे मुझे चाहते हैं कि मम्मी है। तो छत पे मैं बैठी बैठ बिता देती थी, फिर मैं दूसरे दिन मैं फिर चली आती थी मम्मी के यहाँ। इसी तरह बस कटता था। फिर मैं बच्चों से ऐसे ही हफ्ते 2 हफ्ते में कुछ जो भी 2 पैसा होता था बच्चों के लिए मैं कुछ न कुछ लेकर आती थी। मगर मुझे मालूम था मैं अपने बच्चे का पेट तो नहीं पाल पाऊँगी इतनी कमाई से। हाँ, मगर कुछ भी हो सकता था, जो भी कपड़े और वो मैं सब बच्चों को खर्च कर देती थी। फिर एक दिन मेरी बेटी और बेटा रोने लगे, कहे कि मम्मी मुझे अपने साथ लेके चलो, साथ लेके चलो। तो मैं सोचती थी कहाँ लेके जाऊँ इनको। फिर कहेगा अच्छा मम्मी रुक जाओ मत जाओ। फिर मैं ये सोचती, फिर मेरे मन में एक बहुत गलत ख्याल आया। उस समय मुझे बच्चों का भी ममता नहीं। फिर मन में मैं ये सोची कि हो सकता है मैं जिंदा हूँ इस वजह से मेरे ससुराल वाले मेरे बच्चों को ना पढ़ा रहे हैं ना लिखा रहे हैं। मैं फिर क्या करी, मैं जहर खा ली। मैं जब जहर खा ली, मेरी जेठानी को मालूम चला कि ये कुछ खा ली है। मेरी सास जाके कहती है कि ये कुछ खा ली है, इसको चल के हॉस्पिटल दिखाओ। ये कुछ खा लिया, इससे शरीर पूरी फूलती चली आ रही है। और मैं बेहोश हो गई, मुझे कुछ भी होश नहीं। ये सभी डॉक्टर के यहाँ मेरी सास और जेठानी रिक्शे में बैठा कर लेके गए। सभी डॉक्टर जवाब दे दिए, मगर मेरे देवर के दोस्त थे, वो डॉक्टर वहीं पे भर्ती किए हॉस्पिटल में मुझे ले जाकर। तो मैं 3 दिन इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थी। 3 दिन बाद से मुझे होश आया, अपने आप को मैं इमरजेंसी वार्ड में पाई। वो मैं कभी वो दिन नहीं देखी थी कि मैं ऐसे हॉस्पिटल में रहूं। नाक में नली, हर जगह मेरे नली लगी हुई थी। और नीचे झांकती हूँ कि बड़ा सा टब रखा हुआ था और उसमें जहर जैसा नीला नीला भरा हुआ था। तो एक डॉक्टर मेरे पास था, वो पूछता है कि जहर क्यों खाई। तो मैं कुछ नहीं बताई। मेरे मन में वो आज वो डॉक्टर मेरे रिएक्शन ऑफिस में आते हैं, वो तो मुझे देख के ही तुरंत पहचान गए कि सुधा जी मैंने आपकी जिंदगी बचाई। फिर मुझसे पूछते रह गए, मैं नहीं बताई। इसलिए नहीं बताई कि मैं तो बच गई हूँ, अगर मैं बताऊंगी तो मेरे ससुराल वाले फंस जाएंगे। इसीलिए मैंने कहा नहीं कुछ नहीं, मैं गलती से हो सकता नींद की गोली खा ली हूँ, मैंने बिल्कुल की फिक्र नहीं, तुमने जहर खाया। फिर उसके बाद से वो डॉक्टर बोला कि अच्छा ठीक है, आप यहाँ से जाना, ये मेरा नंबर है, मुझे फोन करना, आप जाना। और मेरे अंदर वो हलचल मची हुई थी कि वहाँ पे कोई नहीं था, मेरे ससुराल वाले कोई नहीं थे। मेरी सास थी बाहर, मगर मुझे मालूम नहीं था कि वो है बाहर। मेरे मन में यही हलचल था कि मुझे होश आ गया, मैं बच गई। अब इतना पैसा लगेगा कौन देगा, और अगर ये लोग देंगे तो मेरा तो जीना दुश्वार कर देंगे। फिर मैं वहां से हॉस्पिटल से बाहर निकली, मैं भाग गई वहां से पैसा देने के चक्कर में। भाग गई, भाग के कहाँ जाऊं, तो ससुराल ही में भाग के आ गई। वो वहां मालूम चला, मेरी ननद वहां भेजी है, मेरी सास वहां से थी घर, वहां हॉस्पिटल से भाभी तो भाग गई है। तो सास मेरी आई थी, कहती है कि वहां पे सब लिखा हुआ है, क्यों भाग के आई हो, और पुलिस केस हो जाएगा। मुझे फिर तो वहां पे ले जाकर भर्ती कर दिए। फिर कुछ नहीं, वो लोग कुछ नहीं बोले। आज जो भी हूँ मैं अपने सास की ही बदौलत हूँ। अगर वो ना ले जाती और ना पैसा लगाती तो मैं जीवित ना होती। ये सच्चाई है। कहीं ना कहीं अगर उसने गलत किया है तो कहीं ना कहीं मेरी जान भी बचाई है। फिर उसके बाद वहां से मैं जब आती हूँ हॉस्पिटल से, फिर से मेरी जिंदगी का एक ऐसा करवट लेता है
फिर 1 हफ्ते बाद पोलियो ड्रॉप फिर मुझे जाना पड़ता है। तो ससुराल में थी 6 किलो से 7 किलोमीटर मुझे यहाँ पैदल जाना पड़ता था पोलियो के लिए। तो मैंने कहा, वहाँ से फ़ोन आया सुपरवाइज़र के कि सुधा जी आज पोलियो है। तो मैं कही हाँ ठीक है भैया मैं आऊँगी। तो मेरी सास बोली कि मत जाओ, अभी तुम्हारे शरीर में उतनी ताकत नहीं है, कमज़ोर हो, मत जाओ। मैंने कहा नहीं अम्मा मुझे जाने दो, मुझे ड्यूटी करना है, जाने दो। वो जान रही थी कि अभी ये कमज़ोर है, अभी थोड़ा-सा ठीक-ठाक हो जाएगी, तब मुझे मालूम था कि मैं ठीक-ठाक हो जाऊँगी, सही हो जाऊँगी, तो मुझे बहुत बातें ये सुनाएगी, मुझे पता है। फिर उसके बाद जब मैं गई वहाँ पे, किस्मत देखिए, मैं उसी दरवाजे पे 3 साल से 4 साल तक मैं बस पोलियो पिलाती रही, मगर मुझे रिएक्शन नहीं मिला। उसी बंगले पे जो एम लाल की बहू स्वाति लुथरा, उनके यहाँ एक चौका बर्तन करने वाली, काम करने वाली, वो फिर वही मैं हमेशा दरवाजा खटखटाती रहती थी कि बाहर से भी बच्चे, जिनके यहाँ बच्चे नहीं रहते थे, मगर बाहर से भी बच्चे आ जाते थे कि उनका पोलियो छूटे ना। फिर वो बाहर निकली, बुढ़िया सी थी, उनको मैं मीरा आंटी बोलती हूँ। फिर वो कहती है कि आप कितना कमा लेती हो, जो हमेशा मेरा दरवाजा यहाँ पीटती हो। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ज्यादा नहीं, बस एक दिन को 75 रुपए करना है क्या? कहा मैं क्यों करूँ, हम यहाँ बंगले में खुद ही रहते हैं इतना, सपने के बंगला आपका है? कहती हम बंगले के मालकिन के ही तरह रहते हैं। हमने कहा अच्छा। कहे कि देखो एक कंपनी है बहुत अच्छा है, और जो तुम्हारे चेहरे में दाग है और काला है, साबुन है बहुत, इसमें बहुत अच्छा, इसको लगाओगी तो तुम्हारा चेहरा भी सफा हो जाएगा, दाग धब्बे भी हट जाएगा और पैसा भी खूब कमाओगी। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा है पैसा कमाएंगे, हमको बताओ। सर हमें नहीं मालूम, मैडम नहीं है, मैडम दिल्ली गई हैं। तो मेरे साथ जो 2 लोग थे, तो फिर कहे कि फिर पैसे मिले मैडम से, कहे आप 10 रुपया दो, एक किताब लो। ये किताब आज भी मैं रखी हूँ। ये कहीं 10 रुपया दो और एक किताब लो। तो फिर मैं पूछी कि किताब हिंदी में है? तो कहे मुझे क्या मालूम, मैं क्या पढ़ी लिखी हूँ क्या, और मैं दे रही हूँ और आप देख लो हिंदी में है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा दो मुझे किताब। तो फिर किताब के साथ मैडम का विजिटिंग कार्ड भी दी, मोबाइल नंबर भी दी। मैं घर पे आई, उसके बाद मैं किताब पलटी और पढ़ी। पहला नजर मेरा सिर्फ साबुन पे ही गया, ये साबुन, मेरा पहला नजर फिर साबुन पे गया। और उसके बाद मैं उनसे, स्वाति मैडम से फिर मैं बात करी, फोन करी कि मैडम ये साबुन कितने का है? कही बेटा फ्री। तो मैंने कहा फ्री? आज के युग में फ्री तो कुछ नहीं मिलता है, और फ्री के नाम पे मैं सुन के मैंने कहा ठीक है मैडम, फ्री तो मुझे कब मिलेगा? तो ये 2 दिन बाद आना। तो 2 दिन बाद फिर मैं गई, उनसे मिली, तो सब बिजनेस प्लान बता रही थी। मैं अपनी, मेरी सहेली पढ़ी लिखी थी, बीए थी, तो उनको भी मैं साथ में लेके गई थी, उनको भी साथ में लेके गई थी कि मुझे कुछ नहीं समझ में आता, आप चलो, हो सकता है आपको समझ में आए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और उससे कहते हैं सभी चीज का फायदा है। तो कहीं चलो। तो जब गए वहाँ, मैं भी बैठी, मेरी सहेली बैठी, तो मुझे, हम दोनों को वो मैडम समझा रही थी। तो हमने कहा कि कितने का शॉप है? कहे कि नंबर बनवाओगी तो आपको 100 रुपये का मिलेगा, बिना नंबर का है तो 110 रुपये का। तो हमने कहा नंबर बनवाने का? कहा देखो ये नंबर बनवाओगी तो ये फिर आपको रिटर्न भी होगा, ये फ्री भी होगा, जो भी इसमें क्रीम पाउडर जो भी है सब फिर फ्री धीरे धीरे होने लगा। तो मैंने कहा ठीक है नंबर बनवा लो। तब 500 रुपये लगता था। फिर 500 रुपये की बात आई तो मैंने कहा मैडम अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं है, उनको लगा था मैडम को कि इसके अंदर ईमानदारी है, तो उन्होंने नंबर बनवाया और नंबर बनवाकर फिर मुझे एक साबुन में 100 रुपये को एक साबुन में ले ली। फिर साबुन मैं वही अपने चेहरे पे लगाने लगी, और 100 रुपये का साबुन मेरे लिए तो बहुत कीमती थी। फिर उसके बाद जब मैं लगाने लगी तो मेरे चेहरे में धीरे 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 फर्क आने लगा। मैं रात को ये साबुन को लगाकर सो जाती थी, फिर और तेजी से मेरे अंदर बदलाव आने लगा। तो जितने भी
आजू बाजू जानने वाले पोलियो पिलाने जाती थी, तो वहां पे भी अभी तक तो तुम्हारा चेहरे में कोई चमक नहीं था और ये क्या लगाने लगी हो, रंग में इतना निखार आने लगा। तो मैं कही दीदी लोगी, हाँ। तो मैं ये साबुन को फिर वहां पे लोगों को मैं देने लगी, ये साबुन देने लगी लोगों को। 5 साबुन बेच दूं, 10 मिनट में अगर मैं 5 साबुन बेच देती थी, एक मैडम के यहाँ से जा जाके एक एक साबुन लेकर आती थी। और मैं ऑफिस नहीं जाती थी, ऑफिस का रास्ता तो मुझे मालूम नहीं था। मैं वहीं से मैडम के यहाँ से एक एक साबुन लाती थी और बेचती थी। 5 साबुन में अगर 10 मिनट में 5 मिनट में बेच देती थी, तो मुझे तो 100 रुपया मिल जाता था। तो मुझे बड़ी खुशी होती थी कि मैं तो अब तो कमा सकती हूँ और मैं प्रोडक्ट बेच सकती हूँ और मेरी इनकम इससे अच्छी खासी हो सकती है। अगर मैं 5 साबुन बेच रही हूँ तो मुझे 100 रुपया मिल जा रहा है। फिर उसके बाद मैं फिर गई अपने बच्चों से मिलने के लिए, खूब सारे कपड़े और खिलौने लेकर गई। तो फिर मुझे लगा कि अब मैं अपने बच्चों को पाल भी सकती हूँ, बच्चों को रख सकती हूँ। फिर मैं अपने बच्चों को लेकर आई अपने साथ। मेरी सास लोग बच्चों को जाने नहीं फिर दे रही थी, मगर फिर भी मैं अपने जोर जबरदस्ती से अपने बच्चों को अपने साथ फिर ले आई। और बच्चों को लाने के बाद मम्मी के यहाँ से फिर मम्मी के यहाँ से मैं फिर बोली कि मैं ऐसा है कि मैं अपने बच्चों को लेकर मैं रूम लेकर अलग रहूंगी, ठीक है। तो बोली मम्मी कि रहोगी रूम लेकर, क्या खिलाओगी, कैसे करोगी। फिर मेरे मन में विचार आया, हाँ ये बात भी तो सही है, मेरे पास न बर्तन न बर्तन कुछ भी नहीं है, फिर मैं क्या करूँ। फिर 2 दिन बाद फिर मैं अपने बच्चों को मैं ससुराल छोड़ के आई। मैंने कहा अपने ससुराल वालों, मैंने कहा 1 महीने के अंदर मैं अपने बच्चों को लेकर जाऊंगी और एडमिशन भी कराऊंगी। आप लोग अब यहाँ एडमिशन मत कराना, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। सिर्फ 1 महीने के बाद है मेरे बच्चों को आप लोग रख लो, फिर मैं ले जाऊंगी। तो वो सोचती थी मेरी सास लोग ससुराल वाले कि अभी इसका कौन सा लॉटरी लग गया, इसलिए मुझे अपने मेहनत का गर्व था कि मैं मेहनत करके अपने बच्चों को अब मैं पाल सकती हूँ। फिर मैं मकान ढूंढने लगी किराए का। मैं मकान ढूंढने लगी तो कोई कहता है 5,000 का, कोई कहता है 6,000 का। फिर मैं सोचती तो मैं इतना किराया दूंगी तो फिर मैं अपने बच्चों को क्या करूंगी, बच्चों को कैसे पालूंगी। फिर बगल में ही एक भाभी थी, मैं उनसे बात करी। मैंने कहा भाभी अपना रूम हमें दे दो, मम्मी के जस्ट बगल में। मैंने कहा भाभी आप अपना रूम हमें दोगी। तो कही कि ठीक है जाओ साफ सफाई कर लो रहो, तो मैंने जो किराया होगा आप ले लेना। तो कहीं किराया तो कोई बात नहीं है। फिर मैं वहां पे रही, सिर्फ अपना कपड़ा लेकर वहां पे अलग मम्मी के यहाँ से मैं हो गई। फिर उसके बाद अब मैं क्या खाऊं, कैसे क्या करूं। फिर उनके भाभी के यहाँ मैं बोली, मैंने कहा भाभी मैं 1 किलो आटा और आधा किलो की रिफाइन ले आई तेल। फिर मेरे भाभी से कही कि मैं तुम्हारे ही चूल्हे में खाना बना लूं गैस से। तो कही बना लो, क्या बनाओगे। हम कुछ नहीं, बस 2-4 पराठे मैं सेक लूं। बस 2-4 पराठे मैं सेक लेती थी और सुबह में खाकर निकल जाती थी दिन भर। कि मैं इसी साबुन से मैं फेशियल लोगों को करने लगी। फिर घर घर बॉडी मसाज भी करती थी। पोलियो के समय पोलियो खत्म हो जाता था तो मैं यही काम करती थी। फिर दिन भर मैं ऐसी आती थी बिना खाए। कभी कभी मैं ऐसे ही पराठा और अचार खाती रहती थी। जिनके यहाँ रहते थे तो वो भाई बोलते थे कि अपनी बीवी से बोलते थे भाभी से कि वो सूखा पराठा खा रही है, रोटी खा रही है, उसको सब्जी दे दो। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैं ठीक हूँ, मैं खा लूंगी, कोई मुझे सब्जी नहीं चाहिए। मेरे मन में ये आता था कि मैं इनके घर में रह रही हूँ और इनका खाना भी खाऊं, और फिर मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी कभी ऐसा दिन मेरा मेरा बीता कि मैं आलू उबाल कर भी खा लेती थी, सिर्फ आलू उबाल के खा लेती थी। अपने मन को ये लगता था कि मैं पैसा बचाऊंगी तभी अपने बच्चों को मैं एडमिशन कराऊंगी। मैं वो पैसा जोड़ रही थी अपने बच्चों को एडमिशन कराने के लिए। मैं कभी सूप रोटी खा लूं, कभी आलू उबाल के खा लूं, ऐसा दिन काटी। और ठंड ऐसा पड़ता था कि मेरे पास कम्बल भी नहीं था। कि फिर मन में ये सोच आया कि कहीं मेरे बच्चे अगर यहाँ होते, मेरे बच्चे कैसे रहते।
जिनके घर में रहते थे वो घर भी बड़ा सिलावन था। और स्वाति मैडम मुझे एक दरी दी थी बिछाने के लिए और एक चादर भी दी थी, तो उसी को मैं बिछा कर ओढ़ती थी। मगर एक शख्स मेरे घर पे जब शाम के टाइम 6-7 बजे पहुंचे, तो मम्मी के यहाँ ना रहकर मैं दूसरे घर में रह रही थी। तो मम्मी बताई कि यहाँ नहीं रहती, बगल में रहती है। तो वो शख्स मेरे घर में आए, तो कहे कि आपके पास तो कुछ नहीं है, ओढ़ने का बिस्तर तक भी नहीं है, कैसे आप, इतना ठंड है। फिर मैंने कहा ठीक है, ये तो वक्त कट जाएगा ना, मैं मरूंगी नहीं। अगर भगवान ने मुझे दूसरा जीवन दिया है तो अब मैं नहीं मरूंगी, कुछ करने के लिए ही भगवान ने मुझे ये जीवन दिया है। फिर मगर वो शख्स ने कहा नहीं, आप चलो मेरे साथ तुरंत, आपको मैं कम्बल दिलाता हूँ। मैं मगर मुझे नहीं, मगर फिर भी जबरदस्ती मुझे ले गए चौक और कम्बल मुझे दिलाए। कहे कि जब तुम्हारे पास पैसा हो जाएगा फिर मुझे वो पैसा वापस कर देना। मैं 6 किलो 7 किलो हमेशा रोज पैदल चलती थी, घर घर जाकर फिर बॉडी मसाज भी करने लगी, यहाँ तक कि मेरी चप्पलें टूट जाती थी। और मैं चप्पलें टूट जाती थी तो मैं हमेशा अपने पर्स में खीला, फेविक्विक, पत्थर रखे रहती थी और मुझे शर्म नहीं लगता था। मेरी चप्पलें टूट गई, मैं बीच चौराहे पे ही बैठकर मैं अपने चप्पलों में खीला ठोकती थी। और कीला जब पैर में गड़ने लगता था, वो कीले निकाल कर मेरे पैर से ब्लड तक निकलने लगता था। वो कीला फेंक कर मैं अपने चप्पलों में फेविक्विक भी गाड़ के और मैं चल पड़ती थी अपने कामों के लिए। मैं मेहनत करती थी मगर मुझे दर्द नहीं एहसास होता था, इसलिए वो सुकून था मुझे कि मुझे कुछ कर जाना है। मेरा सपना तो बहुत बड़ा बड़ा था, इसलिए मैं सोते हुए सपना कभी नहीं देखी है। जो भी सपना मैं देखती हूँ, जागते हुए ही सपना देखती हूँ मैं। फिर एक साबुन से फिर मैं लोगों का फेशियल कम से कम 10 या 20 या 30 ऐसे मैं फेशियल करने लगी। एक फेशियल पे मैं 200 रुपया लेने लगी। कभी कभी एक साबुन पे मैं 5,000 रुपया भी कमाती थी। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं साबुन बेच भी रही हूँ और फेशियल करके भी मैं पैसा कमा रही हूँ। फिर मुझे ये लगा, फिर जिस समय फेशियल करती थी फिर वो लोगों को मैं ये साबुन भी देती थी। अब फेशियल कैसे, मैं अगर कस्टमर को अगर साबुन से फेशियल करूंगी तो क्या मुझे ये 200 रुपया देंगे? कोई नहीं देगा। मैं इसका क्या करती थी, क्रीम बना लेती थी और क्रीम बनाकर मैं एक डिब्बी में रखे रहती थी। तो 200 रुपया में मैं सबका फेशियल करती थी, जितने भी मेरे जानने वाले थे मैं सबका फेशियल करती थी। फिर वो मैं पैसा कैसे कैसे इकट्ठा करती गई। फिर उसके बाद मैं फिर अपने बच्चों को फिर ले आई। मैं अपने बच्चों को ले आई, थोड़ा बहुत मैं रिश्ते भी बना ली। फिर पलंग भी ले आई, ओढ़ने बिछाने के ले आई, बर्तन भी ले आई। फिर ले आई उसके बाद मैं अपने बच्चों को और एडमिशन कराने के लिए, फिर बेटा का एडमिशन हो गया, फिर बेटी बची। फिर बेटी का थोड़ा ज्यादा पैसा लग रहा था, उसमें कम पड़ रहा था। किसी से मैंने मदद भी मांगा तो जिससे मैं मदद भी मांगी तो वो बोलते हैं कि चलो पहले कॉफी भी लाइन चलते हैं, कॉफी पीने आपको हम पैसा दे देंगे। मैंने कहा अगर कॉफी ही पीना है आप मेरे ऑफिस चलिए, वहां पे हम आपको अच्छी कॉफी पिलाएंगे। मगर वो मुझे पैसा नहीं दिए और फिर मेरे बच्चे का एडमिशन के लिए रमा देवी स्कूल में ये होता कि देर हो गया है, बिटिया का एडमिशन के लिए अभी नहीं होगा, वहां पे घूस लगेगा। कितना लगेगा? घूस लगेगा 20,000 लगेगा। मैं कह रही बाप रे, 4-5 हजार रुपए का एडमिशन का और 20,000 घूस लगेगा, मैं तो दे नहीं पाऊंगी। लगता है मेरी बच्ची अब ऐसे ही साल भी खराब जाएगा। मगर फिर भी मैं संघर्ष करी और मैं दौड़ धूप के मैं अंदर अपनी सहेलियों को स्कूल में लेकर अंदर घुस गई। तो वहाँ के प्रिंसिपल से मैं बात करी, कही कोई बात नहीं बेटा, आप परेशान हो, आपकी बेटी का एडमिशन हो जाएगा। फिर मैं 5,000 मैं किसी तरह से मैं दी और मेरी बेटी का एडमिशन हो गया वहाँ पे। तो मेरी थोड़ा सी जान से जान आया। फिर मेरे दोनों बच्चे भी पढ़ने लगे। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को छोड़कर मैं निकलने लगी कानपुर। मेरे 2000 डीएसआर में ज्वाइनिंग थी, मगर मैं रिटेल ज्यादा करती थी, मैंने किसी की आईडी और ज्वाइनिंग नहीं करवा पाती थी।
मुझे उतना समझ नहीं था, इसलिए मुझे ना असली पैसा रिटेल से समझ में आ रहा था, उधर का पैसा नहीं। एक बार मैंने जब सीवी कटाया तो मैं 60 रुपया मुझे मिला। मैं क्या है ये 60 रुपया क्या है 70 रुपया, ये तो मुझे नहीं समझ। मुझे उधर का पैसा ज्यादा मजा आ रहा है रिटेल का। तो मैं रिटेल कर करके पैसा जमा करती गई पैसा। फिर मेरे बच्चे जब बड़े हो गए, फिर अभी 2018 में मैं आई। 2018 में मैं अपने ससुराल वाले से बोली कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, रहने को जगह भी मुझे दो, रहने को जगह दो और मकान मुझे बनवाना है। तो कहीं कोई जगह नहीं है, कुछ भी नहीं है, जाओ तुम्हारे जब आदमी नहीं का कोई, ना बेटा ना बहू। अगर फिर भी मैं हार नहीं मानी। मैं जिनके यहाँ रहती थी वहां से मैं सामान पूरा लगा कर लेकर अपने ससुराल चली आई, बिना किसी के कहे या सुने चली आई। उसके बाद मैं इतना लड़ी झगड़ी कि नहीं, मुझे दो मकान, मुझे दो कमरा नहीं दिए। फिर यहाँ तक कि थाने तक बात पहुंच गई, थाने तक भी मैं गई। मैंने कहा अगर आज मुझे इस घर में जगह नहीं मिला, मेरे बच्चे बड़े हो गए, इसलिए मैं अपने बच्चों को और छोड़ कर चली जाती हूँ। कौन देखे, अपने परिवार के बीच में रहेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि अपने परिवार के बीच में है, मैं इन लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनूंगी। तो वहाँ थाने वाले भी बोले, कहे कि बेटा भी बड़ा हो गया है, नहीं तो 1 साल बाद तो वो 18 को हो जाएगा, तो वो तो लेगा ही। तो फिर वो लोग ने क्या क्या सोचे क्या नहीं समझे, तो ठीक है इनको छत पे दे दिया जाएगा, अपना रहे पन्नी डाल के रहे चाहे जैसे। मैंने कहा ठीक है आप मुझे छत दे दो, मैं पन्नी डाल के ही रह लूंगी। मैं ये 2 दिन तो पन्नी डालकर मैं रही, फिर मन में ये आया कि कब तक मैं पन्नी डाल के रहूंगी। फिर मैं कसर मैं एक जानने वाले को मैं बुलवाई, छत पे नपवाई और तुरंत सीमेंट बालू में गिरवाई और अपना मकान फिर उसी डिटेल से ही मैं मकान बनवाई। आज मेरे पास क्या नहीं है, सब पूरी गृहस्थी है। मैं अपने बच्चों को छोड़ के चली जाती थी। मैं जब रूबी बनी तो रूबी का पैसा मेरे पास आया और मैं एक फ्रिज ली। फ्रिज लेने के बाद जब मैं बाहर चली जाती थी, कानपुर चली जाती थी, तो मैं अपने बच्चों के लिए क्या करती थी, मेरे बच्चे तो खाना बना नहीं पाते थे, तो मैं 2 किलो 2 किलो आटा या 3 किलो आटे का मैं नमक की कचौड़ी बनाकर फ्रिज में रख देती थी और अपने बच्चों से मैं बोल देती थी कि मैं कमाने जा रही हूँ। मैं यहाँ तक कि स्वाति मैडम के साथ भी जाती थी, 2-2 3-3 दिन हो जाता था, मैं कानपुर में रहती थी। फिर मैं अपने बच्चों से बोल देती थी कि बाजार की सब्जी लेकर लेकर जाती थी। मगर एक दिन अचानक ऐसा हुआ कि वो खत्म हो गया, जो मैं कचौड़ी बनाई थी खत्म हो गया। तो मेरे बच्चे की ये समझ में आया, इसलिए मैं गैस वैस कुछ नहीं ली थी, मैं हीटर में ही बनाती थी। तो मेरी बेटी को ये हुआ कि मम्मी जैसे बनाती है मैं भी उसी तरह बना लेती हूँ। वो हीटर का तार लगा रही थी तो उसको करंट का झटका लगा, दूर जाके गिर गई। तो मैं जब आई बगल वाली बताने लगी कि अपने बच्चों को ऐसे छोड़ के चली जाती हो, हीटर लगा रही थी, करंट मार दिया था उसको। तो मैंने कहा कि बच्चों से पूछा, मैंने कहा कि क्यों तुम लोग ऐसे कहा, मम्मी पूरी खत्म हो गया तो हम लोग क्या खाते। तो मुझे रोना आया मन में कि सही बात है, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं कैसे छोड़ के जाऊँ। तो फिर मुझे किसी ने सुझाव दिया कि तुम हीटर की जगह इंडक्शन चूल्हा ले लो, गैस भी अगर बच्चे जलाएंगे तो बोलने का डर रहेगा। तो फिर मैं इंडक्शन चूल्हा ली और मेरे बच्चे आज भी, मेरी बेटी इंडक्शन चूल्हा, अब गैस वैस सब है मगर इंडक्शन चूल्हा बिना ही वो रह नहीं पाती, इंडक्शन चूल्हा में ही वो सब खाना बना लेती है। फिर वो आराम से उससे पूड़ी छान लेती थी, जो भी खाना रहता था आराम से वो बना के खा लेती थी। फिर उसके बाद मैं जब मकान वकान बनवा ली और फिर भी मेरे मन में ये हलचल सा रहता था कि ये मैं मकान बनवा ली हूँ और ये लोग फिर कहीं मुझे निकाल के बाहर ना कर दें। मगर मैं अंदर से डरी डरी सी रहती थी, मायूस सी रहती थी, मगर कोई वो नहीं था, मुझे डरना नहीं था। जैसा लगता था कि मैं अपने ससुराल में आई थी तो लोग मुझे ऐसा घूर घूर के देखते थे कि ये कौन आ गई है।
और मेरी बेटी को लोग गोली आवाजा मारे ऊपर से। तो एक दिन मैं आई तो मेरी बेटी बोलती है कि मम्मी बगल का लड़के हैं और मैं स्कूल जाती हूँ तो मुझे गोली मारते हैं, छत पे रहती तो गोली रहती। तो फिर मैं अपने आप को एकदम हिम्मत करी और मैं एक डंडा निकाली और मैं कही चलो बताओ कौन है, मैं ससुराल में ही, इसलिए मैं अभी अगर डर जाऊंगी तो ये लोग और भी आवाज उठाएंगे। फिर मुझे मेरी बेटी बताई कि वो लड़का है। मैं उसको वहां पे पूरे अपने ससुराल में ही डंडा लेकर दौड़ा ली और डंडे फेंक के मैं उसको बहुत मारी। मारने के बाद फिर वो माफी मांगा कि गलती हो गई। मैंने कहा आज तुम किसी की बहन बेटी को छेड़ रहे हो या बोल रहे हो, कल को तुम्हारे भी घर में ऐसा होगा। और फिर उसके बाद माफी उफी मांगा। और आज मैं अगर बाहर निकलती हूँ या मेरे बच्चे निकलते हैं तो नजरें उन लोगों की झुकी रहती है, उठा के कोई नहीं देख सकता है। जो लड़की मैं कभी किसी के सामने बोलती नहीं थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, कभी दुनिया नहीं देखी थी, मगर आज वही लड़की पूरा वर्ल्ड घूम रही है। आज इसी डिएक्शन की ही बदौलत आज मेरी जिंदगी में एक अनोखा मोड़ लिया है। और मैं छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ फिर मैं अकेले, मेरी एक चिंगारी वहां छत्तीसगढ़ जब पहुंच गया, मुझे लगा कि नहीं, मेरे अंदर वो चाह था कि वो करेगा, काम कर जाएगा। मैं छत्तीसगढ़ गई, फिर वहां पे मैं अपनी टीम को मैं बोली कि इलाहाबाद में नहीं, यहाँ तो आप काम करो, यहाँ पे लोगों को बताओ। फिर फिर भी वो मेरी बात सुने और लोगों को फिर बताना शुरू किए। बताना, वो अपना काम करते हुए मुझे दूसरे के पास छोड़ देते थे। जैसे लड़कियां रहती थी, मैं उन लोगों के साथ मीटिंग करती थी, स्टेप बाय स्टेप घर घर जाके मैं मीटिंग करती थी। कभी कभी साथ में भी मीटिंग करते थे। आशीष द्विवेदी, बहुत अच्छा उनका आज टीम बन गया है, मेरी बात वो सुन रहे होंगे। और कभी वो डिएक्शन के बारे में सुनते नहीं थे, मगर आज वो सिर्फ उनकी जबान पे सिर्फ डिएक्शन 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 ही है। और छत्तीसगढ़ में आज हमारे 300 लोग हो गए हैं। और जो अकेले लड़की, कभी मैं ट्रेन पे भी अगर बैठने बैठने को सोचती थी, 4 बार सोचती थी, मैं चालू ट्रेन पे ही चली जाती थी, बस फोन के ही वो करके और चली जाती थी। बस मैं मामा जी से बोलती थी, जो हमारे ऑफिस के स्टॉकिस्ट है मोहम्मद समी, मैं बोलती थी कि मामा जी हमको वहाँ पे ट्रेन पे बैठा दीजिए, बाकी वहाँ पे हमारे लोग हैं, हमको रिसीव कर लेंगे। मेरे फैमिली वहाँ है, मगर मैं कभी वहाँ छत्तीसगढ़ नहीं गई थी। मगर आज डिएक्शन की बदौलत मैं छत्तीसगढ़ नगरी, कहाँ कहाँ मैं भिलई, सब जगह। और आज मुझे खुशी हो रही है कि जो प्यारे प्यारे टीम है मेरी छत्तीसगढ़ में, आज उन्हीं की ही बदौलत में आरबीसी चैनल में, मैं उन्हीं की बदौलत में आरबीसी चैनल में मैं बोल रही हूँ अपने, कि मुझे अब लगता है कि अगर मैं कर सकती हूँ तो जो महिलाएं घर के घूंघट के अंदर रहती है, कहती है कि छोटे छोटे बच्चों को हम नहीं छोड़ के निकल सकते हैं, हमारे घर फैमिली परिवार ये करते हैं वो करते हैं, बोली मैं बोलती हूँ कि मेरे तो देख लो, मेरे दोनों छोटे छोटे बच्चे थे, मगर फिर भी मैंने अपने बच्चों को छोड़कर मैं कहाँ कहाँ नहीं गई, मैं हार कभी नहीं मानी। मगर आज देखिए मेरे जीवन में ऐसा रंग भर रहा है कि 2018 से मुझे समझ में आया कि मुझे उधर का पैसा, मुझे जिंदगी भर तो प्रोडक्ट सेल करना नहीं है कि बेचना है जिंदगी भर, मगर मुझे आज अगर लॉकडाउन में देखा जाए कि मेरा पैसा आ रहा था और मैं पार्लर अगर खोल लेती, मुझे बहुत लोग ने कहा कि आप पार्लर खोल लो, यहाँ तक कि मैं अगर जिस पार्लर में बैठी रहती थी वहां पे भी बहुत लोग आवाज उठाए कि ये गोरी हो गई है तो मेरा तो पार्लर भी नहीं चलेगा, सब इसका प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करेंगे। तो मैं बोलती थी तो क्या हुआ, हाँ गोरी होने के लिए ही तो लोग पार्लर में आते हैं। मेरा रंग रूप बदल गया है, हो सकता है भगवान ने मेरा सुन लिया। और जब मेरे रंगत में बदलाव आया और मेरी इनकम की दौड़ और तेजी से हो गई।
आज अगर मैं किसी से अगर फेशियल के लिए अगर मैं 400 या 500 भी मांगती हूँ, तो आज मुझे खुशी खुशी लोग देते हैं। मैं स्पारुलिना और सोप को मैं दोनों मिलाकर अगर क्रीम बनाती थी, तो मैं अगर एक फेशियल करती थी, अगर स्पारुलिना मिला देती थी, तो उससे मैं 500 रुपया लेती थी। तो 15,000 20,000 तो मैं ऐसे ही कमा लेती थी फेशियल करके, और रिटेल जो करती थी उससे तो मुझे बड़ा मजा आता था कि मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ और मैं इसमें धनवान बन जाऊंगी। और आज इसी के बदौलत मेरी गृहस्थी सभी बन गया है। मेरे पास आज कोई चीज की कमी नहीं है। जो चीज अगर मुझे पसंद आता है, मैं अच्छा खाना कपड़ा सब, आज मेरे यहाँ जो लड़की कभी एक रोटी खाने के लिए तरसती थी, आज अगर मेरे घर में आ जाए 10 लोग को मैं बैठा के खिलाने की दावा रखती हूँ। आज मेरी इतनी हैसियत है, जो मेरे घर वाले मायके वाले नहीं मुझे पूछते थे, ठुकराते थे, आज वो लोग भी मुझे गले लगाते हैं, मुझे पूछते हैं, और ससुराल वाले का भी मुंह बंद हो गया। तो ये क्या है? पैसे की छलक लोगों को कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। अगर मैं आज वही गरीब महिला होती, तो ना ससुराल वाले और ना मायके वाले, मुझे मालूम है सब मुझे सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि ये सच्चाई है, और मैं बोल रही हूँ, मेरे मायके वाले भी सुन रहे हैं। तो यही सच्चाई है कि कोई मुझे नहीं पूछ रहा था। आज अगर मैं रोड पे होती, तो ना मेरे घर वाले मायके वाले साथ देते और ना ससुराल वाले। जब मैं आई तो मेरे ससुराल वाले भी बोले कि मेरे जीए का तो बवाल आ गया। अब जीए का बवाल क्यों बोले? इसलिए बोले कि लगता था उनको कि मेरे ऊपर ये बोझ आ गई है, 2 बच्चों, और ये उनको ये नहीं लगा था कि मैं इसमें कितना पैसा कमा रही हूँ। मैं ससुराल से भी जब बाहर यहाँ निकलती थी, तो लोग मुझे बोली आवाजा मारते थे। लोग मुझे कहते थे कि एक सऊदी और दुबई के आदमी इतना नहीं कमा पाता है, और ये आज मकान बनवा ली और पूरा घर के गृहस्थी बना ली, ये कैसे? तो मैं उनको जवाब देती हूँ, हाँ, ये सच है कि मैं कैसे कमा, इसमें पैसा बहुत है। अगर मेरे बताए रास्ते में अगर आप भी चलना चाहते हो, आप भी कमाना चाहते हो, तो आ जाओ, मैं बताऊंगी आपको कैसे कमाना है, इसमें कैसे क्या करना है। बहुत से ऐसे हैं, पार्लर वाली भी हैं, मुझसे मुलाकात होती है और मुझसे पूछती है, मैं बोलती हूँ कि आप लोग अगर पार्लर खोली है या दुकान खोली है, कुछ भी कॉस्मेटिक का दुकान खोली, कि कोई तो शटर के नीचे ना तो पैसा डालेगा, और कस्टमर जब आएगा आपका सामान बिकेगा तो पैसा आएगा, या पार्लर में अगर कस्टमर आएंगे फेशियल कराएंगे तो पैसा आएगा, नहीं तो आप मक्खी मारते बैठे रहिए। लॉकडाउन में यही सबका हुआ। आज सभी मुझसे फोन करके पूछते हैं कि आपका कैसे चल रहा है घर परिवार। मैं तो कहीं बड़ा मस्त में चल रहा है मेरा। आज 20 से 25 हजार मेरा बोनस उधर से आता है, और रिटेल होकर मेरा 50 से 60 हजार मेरा इनकम हो जाता है, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। और मैं अभी इसी महीने में ESD भी बनने वाली हूँ, और मेरा इनकम का कोई वो नहीं है कि कब मेरा इनकम बड़ा हो जाए, और इसलिए मेरी टीम इतनी बड़ी होती चली जा रही है छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में मेरा अच्छा काम भी हो रहा है। ऐसे ऐसे जगह की जो जंगलों में हम लोग ने डिएक्शन का झंडा गाड़ कर मैं आई हूँ। मैं अपने गुरु को, मुकेश सर को फिर से धन्यवाद करती हूँ कि कदम कदम मेरा साथ देते रहे। उनको भी कहीं न कहीं दिखता था कि ये कर जाएगी, हमेशा बोलते कि बच्ची तुम कर जाओगी। जब आयुषी प्लान आया, मैं एक छत्तीसगढ़ में ही थी, आयुषी प्लान आया, मैं वहां से भुवनेश्वर और भोपाल से जब मैं होकर आई, उसके बाद मेरे अंदर वो आग लगा था। मैं आयुषी प्लान 1 महीने के अंदर मैं 2 आयुषी उठाकर मैं बेच दी। और जब मैं डायमंड बन रही थी, उसी आयुषी प्लान में ही उस समय मेरा डायमंड में 10 से 15 हजार मेरा पीवी कम हो रहा था डायमंड बनते समय। तो मैं, मेरी मौसी है लक्ष्मी कोरी का, उसकी मैं पीवी पूरा करवा कर, ये सोच लीजिए 1 लाख से ऊपर मैं 1 महीने के अंदर मैं प्रोडक्ट सेल कर ली। इसलिए कि मुझे अपना पर्सनल 3 हजार पीवी भी, और डायमंड के लिए लक्ष्मी कोरी का मैंने 10-15 हजार वो भी मैं पीवी कराई, और 2 आयुषी बेची। अब कैसे बेची?
मुझे खुद नहीं, किस लिए कि मेरे अंदर इतना जुनून था और मैं रिटेल भी खूब कमाई। मैं बड़ा-बड़ा आरबीजीएल उठाकर लोगों को मैं क्रीम बना-बनाकर मैं बेचने लगी। क्रीम बना-बनाकर 500, 1000 और खिलाने भी लगी लोगों को। और लोग खुशी-खुशी मुझसे मैं जो बोलती थी लोगों को, वो लोग ले लेते थे। अगर मेरे अंदर बदलाव ना आता, तो लोग को मैं चाहे जितना भोंकती रहूँ या कहती रहूँ, कोई नहीं मेरी बात सुनते। आज मेरा दशा और दिशा दोनों बदल गया और आप लोग देख भी रहे हैं मुझे कि मेरी पुरानी भी फोटो आप लोग ने देखी है पहले। अगर मेरी जिद थी, मेरी जिद थी। बहुत लोग मुझसे बोले, इलाहाबाद से अगर मैं छत्तीसगढ़ जाती थी, नगरी जाती थी, बहुत लोग मुझसे बोले कि जो लड़की यहाँ नहीं कर पाई इलाहाबाद में, तो वहां क्या कर लेगी। मगर मेरे अंदर वो जुनून था कि क्यों नहीं होगा, जहाँ छत्तीसगढ़ से 1000 पीवी भी कभी नहीं होता था। मैं एक महीने में 2-2 बार जाती थी। ऐसा नहीं होगा। मैं ठान ली थी, मैं जिद बना ली थी। ऐसी जगह कि जहाँ आतंकवादी लोग रहते हैं, वहां बम बिछा रहता था, मगर फिर भी वहां मैं छत्तीसगढ़ में हम हम लोग सारी टीम लेकर वहां पे पहुंचे। वहां पे भी हम लोग ने झंडा गाड़ के आई हूँ। और ऐसे ऐसे घर से हम लोग ने पैसा निकलवाया कि पेटी का पेटी सामान पूरा वहां पे खाली हो जाता था। सिर्फ हम लोग, कुछ लोगों का भाषा वहां का नहीं समझ में आता था, ऐसा बोलते थे काचो काचो करके, नहीं समझ में आता था। मगर फिर भी वहां से बहुत दूर तक डॉक्टर नहीं था। डॉक्टर के पास जाते जाते लोग खत्म हो जाते थे। मगर उनको भी तो जरूरत है इस प्रोडक्ट को, कोई तो बताने वाला तो होना चाहिए। मगर हम और आशीष द्विवेदी, हम लोग वहां पहुंचकर वहां सबको बता दिए। आज हर घर घर में जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में जो हमारे छत्तीसगढ़ के किंग हैं सभी, आशीष द्विवेदी, बुद्धेश्वर पटेल जी, सुमन उपाध्याय, ऐसे बहुत सारे लोग हैं हमारे जो हमेशा मीटिंग करते हैं। लॉकडाउन में भी वो लोग बराबर निकलते थे, बराबर उनका आना जाना था। कभी उन लोगों का कदम नहीं रुका और मुझे खुशी होती है। मैं अभी लास्ट में मार्च में मैं छत्तीसगढ़ गई थी और मैं ऑफिस में ही बैठी थी। मैं इत्तेफाक से मुकेश सर आ गए और मेरी गर्दन टेढ़ी थी और बुखार भी था। मैं सर से बोली कि सर मैं कल जा रही हूँ छत्तीसगढ़। तो सर बोले कि बेटा तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, मत जाओ। मैंने कहा नहीं सर, मेरी टिकट हो गई है, मैं जाऊंगी। सर तो क्या हुआ, मामा जी से बोले मुकेश सर कि इसकी टिकट कैंसिल करा दो, ये नहीं जाएगी, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसकी हालत आंख से लग रहा है बहुत ज्यादा खराब है। मगर फिर भी मैं जिद बनाई और चली गई। लास्ट वही है। उसके बाद मैं आई तो ये लाभ। तो अगर मैं घर सोती रहती तो क्या मेरा काम हो। टांग खींचने वाले तो मेरे बहुत आए, मुझे पीछे से गाली भी दिए, पीछे से 4 बात भी सुनाए। अगर मैं इलाहाबाद में, यहाँ होटल में मीटिंग भी होता था, कुछ लोग ने, अगर हम अपने टीमों के साथ निकलते थे तो कुछ लोग ने मेरा पीछा भी किया और उनके ही जानने वाले थे, उनका पीछा और हम लोगों का पीछा किया। होटल के अंदर जाते हुए, ग्रैंड होटल में हम लोगों की मीटिंग होती थी। बाहर से तो आप देख लिए कि आप होटल के अंदर गए, तो अंदर भी जाकर तो आपको देख लेना था कि क्या हो रहा है होटल में। उसके बाद लोगों ने उंगली उठाया कि ये लोग होटलबाजी करते हैं। फिर मैं, फिर मीटिंग हुई, फिर जिन उनके पास मैं गई कि चलो दीदी मीटिंग करने। तो उन दीदी बोली कि जिनको मैं लेकर गई थी, कहे नहीं ऐसी ऐसी बात उड़ रही है, मैं मीटिंग नहीं जाऊंगी। मैंने कहा क्यों, वो मुझे बता नहीं रही थी। मगर फिर मैं बहुत फोर्स करी तो उन्होंने बताया कि ऐसी ऐसी बात उठी कि होटलबाजी। मैंने कहा कौन है, कहे मैं बताऊंगी तो तुम लड़ोगी। मैंने कहा देखो, सच्चाई, अगर आपके ऊपर कोई अगर लाछन लगा रहा है या झूठ बोल रहा है तो उसको सहना भी बेकार है। ठीक है, आप अपनी लड़ाई अगर नहीं लड़ना चाहती हैं, मगर मैं तो चुप नहीं रहूंगी। आप फिर भी दीदी बताओ कौन है। तो वो नाम बताई। मैं उनके पास गई और मैं उनके पास गई, मैं उसका कॉलर पकड़ी और कॉलर पकड़ के मैं स्वाति मैडम के पास लेकर गई। मैंने कहा चलो, क्या क्या हम करते हैं क्या नहीं करते हैं,
और आपके रिश्तेदार भी क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आपको पूरी सच्चाई वहां मालूम चलेगी। मैं स्वाति मैडम के पास लेकर गई और उसके बाद वो समझाई कि अगर आप उसके उसके हस्बैंड नहीं है और अगर वो लड़की मेहनत करना चाहती है तो आप लोग ऐसा बोलते हो, आप अंदर भी जाके तो देख लेते कि वो काम क्या कर रही है, क्या हो रहा है। फिर वो बाद में वो कबूला, कहा नहीं, मैं उंगली तो उठाया, उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ और गलती हो गई। मुझे बाद में मालूम चला कि ये लड़की कोई जड़ी बूटी का काम करती है। तो मैंने कहा गलत अगुआ तो उड़ गया, मगर सच्चाई जब आपको मालूम चला तो ये क्यों नहीं कबूले। फिर लोगों को ये भी तो बताना था। फिर मेरे मुंह से ये निकला कि आप लोग जैसे ही लोग अगर औरतों को परेशान करते हैं, लेडीज को परेशान कर देते हैं इतना कि वो तंग आकर फांसी लगा लेते हैं, जहर खा लेते हैं। और फिर मैंने अपने जीवन में इतना संघर्ष मैं कर ली थी कि अब मैं यही सोचती हूँ, जो भी है हमारी इलाहाबाद की सुषमा मैडम है और रानी है, तो वो लोग बड़ा मायूस रहती है। मैं उनको समझाती हूँ, संघर्ष करो और फल तो ऊपर वाला देगा ही देगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत कर रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं कि आपको ऊपर वाला कुछ नहीं देगा। इसलिए उस चीज को मैंने महसूस किया है। महसूस इसलिए किया है कि आज मैं जिस छत पे बैठ के मैं रोती थी, जिस खुले छत पे सोती थी, आज उसी छत पे मैं मीटिंग कर रही हूँ और दुनिया मुझे देख रही है और उसी छत पे ही मैं मकान अपना बनवाई हूँ। और आने वाले कल में अपना जगह जमीन, बहुत सारी गाड़ी बंगला सब कुछ मेरे पास होगा। इसलिए ये मेरा सोते हुए सपना नहीं है, जागते हुए सपना है। और हमारे जो दातो डॉक्टर लिम ऐसा बनाया है ये सिस्टम, इसमें छोटा न बड़ा न मोटा न काला न गोरा न पतला कोई ऐसा, सबको एक बराबर देखते हैं और एक बराबर दर्जा दिया जाता है। यहाँ पे कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, सब हम एक दूसरे के पार्टनर हैं। मुझे ये चीज अच्छी लगी कि मुझे मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चलाने वाला है। और मैं बचपन से अगर मैं पली हूँ तो डरी डरी पली हूँ, डरी डरी घर में पली हूँ, इसलिए कि मम्मी लोग कहीं मुझे निकलने नहीं देती थी, बहुत डांटती फटकारती थी कि मैं प्रयागराज की रहने वाली, अगर मैं शादी की पहले की बात अगर करूं, अगर कोई गंगा किनारे जाए नहाने के लिए तो मैं मम्मी से सोच लगाती थी, मम्मी मुझे भी जाने दो उनके साथ। तो बोलती थी कहीं नहीं जाना है, जब शादी हो जाएगा हर जगह घूमना। मगर शादी भी हुई तो क्या मैं घर के अंदर ही रह गई हाउस वाइफ बन के। मगर मेरी जिंदगी का तो मोड़ कुछ और लेना था, और मोड़ इसलिए लेना था कि मेरी किस्मत में वो पहले से वो मैं लिखा कर आई थी कि ये दिन मुझे, मेरे दिन में ये आने वाला था। वक्त किसी ने नहीं देखा, अब वो वक्त तो मेरा कट गया। अब ये मेरी अच्छे दिन का दिन आ गया। और आज मुझे सभी लोग जान रहे हैं, जो हमारे, मैं कभी मीटिंग में बैठती थी तो ऐसे खोए खोए और मैं मायूस होकर बैठी रहती थी पीछे मीटिंग में, मगर हमारे मुकेश सर हमको हमेशा हौसला देते थे, आगे आओ आगे आओ। मगर मैं सोचती थी मुझसे अगर कोई कुछ पूछ बैठा तो और मैं क्या जवाब दूंगी। कारण ये था कि मेरी इतनी पढ़ाई लिखाई तो थी नहीं, तो मैं क्या, मगर फिर भी मैं हिम्मत करके आगे बैठती थी। और अगर कभी मुझे खड़ा होने का मौका दिया जाता था तो मेरे मन में जो भी आता था मैं बोलती थी। मुझे सबका आशीर्वाद मिलता रहा और मुझे इतनी खुशी होती है कि आज हमारे बच्चे भी खुश हैं और हमारे बच्चे को कोई ऐसा नहीं है कि हमारे बच्चे का वो पल याद नहीं है। हमारे बच्चों को ये पल सब याद है। अगर आज कोई ससुराल वाले अगर मुझसे कुछ खर्च या पैसा मांग लेते हैं, मेरी बेटी तुरंत आवाज उठाती है कि ये लोगों को कुछ मत दो, इसलिए कि तुम्हारे साथ इतना बुरा बुरा हुआ है, ये लोग को कुछ वो मत करो। मगर फिर भी मैं लॉकडाउन में आज ससुराल वालों को भी हेल्प करी, मायके वालों को भी हेल्प करी, ऐसा नहीं है। इसलिए कि माँ बाप से मैं हूँ और मुझसे वो नहीं है। उन्होंने जो गलती किया तो किया, मगर वो गलती मैं नहीं करती हूँ। मैं अपने ससुराल वालों को भी मानती हूँ। इसलिए कि मेरी जो बचपन में 16वें साल में शादी हुई, मगर आंख बंद करती थी तो मेरे ससुराल वाले ही नजर आते थे। मेरे मम्मी पापा बहुत बोलते थे कि तुम ससुराल को छोड़ दो और छुट्टी छुट्टा करा लो,
मगर मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे इतना छुट्टी छुट्टा नहीं कराना है, और ना तो मुझे दूसरी शादी करना है। मैं अपने बच्चों के लिए ही जीऊंगी अब और मरूंगी। बहुत कोशिश करी मेरी मम्मी भी कि दूसरी जगह शादी कराने के लिए, मगर मैं अपना जिद ठानी थी कि नहीं, मुझे शादी करना ही नहीं है। आज मेरा जीवन बहुत अच्छे से कट रहा है और मुझे खुशी होती है कि अगर मैं बात करूं तो ऐसे ही मुझे अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था हॉस्पिटल में। उस समय भी मेरा कोई नहीं साथ दिया था, मगर हमारे फिर से मैं मुकेश सर और मुकेश सर की वाइफ मैं सुमन मैडम को, उनका भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि मैं हॉस्पिटल में मेरा कोई ध्यान रखने वाला नहीं था। उनके घर से सुमन मैडम खाना बना के भेजती थी, गर्म पानी भेजती थी, मुकेश सर लाते थे। देखिए वो दिन भी मैंने काटा, और रात को मेरी सहेली रुकती थी और दिन को हमारे रिएक्शन परिवार वाले रुकते थे। तो मैं आज धन्य हूँ कि अगर मैं भी, अगर आज मुझे कुछ हो गया ना, मेरे मायके वाले या ससुराल वाले या हमारे रिश्तेदार हो या ना हो, मगर इतना बड़ा हमारा रिएक्शन परिवार है, मैं आज उन्हीं के बदौलत मैं आज हंस रही हूँ, उन्हीं के बदौलत मैं खुश हूँ कि मैं अपनी दुनिया में एकदम मस्त हूँ। अगर ऐसा परिवार अगर मुझे नहीं साथ दे रहा है तो मुझे कोई फर्क नहीं है, जो कि मेरे सब हैं, बहन बहनोई है, घर वाले सभी है, ऐसा नहीं है। अगर मैं किसी से भी हेल्प मांगती तो मुझे हेल्प मिलता, मगर मैंने नहीं। अगर एक बार मैं अगर उनसे हेल्प मांग कर और अपनी जिंदगी काट लेती तो क्या मैं जिंदगी भर उनसे हेल्प मांगती रहती? मैंने कोशिश की अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, और मैं अपने पैरों पर खड़ी भी हूँ और चल रही हूँ अपने गुरु के मार्गदर्शन से। जैसा बता रहे हैं मैं वैसे चलती जा रही हूँ। कभी भी मैंने कोई गिला शिकवा नहीं किया, कुछ भी सर जो भी मुझे बोलते थे, मैं यस सर, हाँ सर, मैं कर लूँ। अगर मुझे कुछ नहीं आता था तो मैं सर को फोन करके मैं पूछती भी हूँ। आज मुझे इंग्लिश से हिंदी का वो नहीं आता था, मगर आज मैं हिंदी भी अच्छे से पढ़ती हूँ, इंग्लिश भी वो करती हूँ, और मुझे टीवी कभी नहीं देखने आता था, आज मैं टीवी रिपोर्ट भी देखती हूँ। ये सब मेरे मुकेश सर का ही देन है, मुझे अच्छे से समझाते हैं। और आज मैं अपने जीवन में बहुत खुश हूँ, और इतना तो मैं संघर्ष कर ली। और सभी महिलाओं को मैं यही कहती हूँ कि आप लोग कभी भी हार मत मानिए, डट के लड़ाई लड़िए अपनी अपनी जीवन के लिए, अपने सपनों के लिए, और अपनी जिंदगी आपका सफल होगा। और अगर हस्बैंड वाइफ है तो मिलकर करिए, इसलिए कि एक एक दो भी होते हैं, एक एक 11 भी होते हैं। और मगर मैं तो अकेले ही चली थी, और अकेले देखो मैं दुनिया को जीत कर मैं दिखा दूंगी, फिर पूरे वर्ल्ड में मेरा नाम होगा। मैं यहीं से अपनी बातों को जान लेती हूँ। धन्यवाद। आरबीसी यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड अबे मॉर्निंग। आपका बहुत बड़ा टचिंग स्टोरी है। अभी एक सोप से एक जीवन बदले तो वो हम सीखना है। लोगों ने बहाना बनकर बैठते हैं, पैसा नहीं है, प्रोडक्ट ले नहीं ले सकता है, ये प्रोडक्ट हम ये बहुत कॉस्टली है, यूज कर नहीं सकता है। अभी सोच बदले तो दुनिया बदल सकता है। जो मेहनत करने वाला जो है, मेहनत करने का निर्णय लेता है लोगों ने, इस तरह का गरीब लोग, अनपढ़ लोग, वही है हमारा मिशन। आपके जैसे लोगों का लाइफ बदले तो उसके ऊपर हमको कुछ भी नहीं चाहिए। अभी जो हम दिन रात लड़ते हैं ये आरबीसी चैनल में, नया नया लोगों को, नया नया स्टोरी को, नया नया लाइफ का जो लड़ना है, लड़कर वो आगे बढ़ते हैं, उसको ढूंढ कर हम लाते हैं। बिकॉज लोगों को दिमाग में होना कोई भी कर सकता है। बिकॉज ये लोगों ने
एक एक तरह का लोगों को एक एक तरह का सोच है। गरीब लोगों को सोच है हम अमीर नहीं बन सकते हैं। अनपढ़ लोगों को सोच है हमने एजुकेशन नहीं है, डिग्री नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, हमको कैसा बातें करेंगे, कैसे हमने ट्रेनिंग देंगे, कैसे सीखेंगे, इस तरह का एक उसका जो दिमाग में रुकावट है, ये रुकावट को बाहर निकालने में हमने बहुत प्रयास करना है। जब उसका आंखें खोलते हैं तभी वो काम करना शुरू करते हैं। जो लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, वो थोड़ा इनकम है तो कंफर्ट जोन में चलेते हैं, और थोड़े लोगों को बड़ा बड़ा डिग्री हो गई तो वो सोचता है हमने कैसा करेंगे, हम इस तरह का काम, लो क्लास काम, हाई क्लास काम, बहुत बहुत लोगों को वो दिमाग में गंदगी को निकालने के लिए बहुत हमने प्रयास कर सके। इट इज नॉट इजी, इट इज नॉट इजी ये नेटवर्क को बनाना, नेटवर्क का ये दोनों ग्रोथ। हाँ हाँ हाँ, गुड गुड गुड। दोनों बच्चे आशीर्वाद दीजिए। ओके ओके, डेफिनेटली डेफिनेटली भगवान आशीर्वाद दे, अच्छा दे आपको, आप बढ़ना है दोनों। सो अभी ये लोगों को जो इस तरह का दिमाग में कचड़ा है, ये उसको ठीक करने में ही नेटवर्क बनाने वाला वो ठीक करना ही है हमारा काम। अभी आपने इस तरह का ये करके आपने इस तरह का लोगों को सिखाने में आप सक्सेसफुल बने हैं तो कोई भी कर सकता है। इसीलिए आप जैसे अकेला एक महिला लाइफ में लड़कर रिटेल करके, रिटेल प्रॉफिट से आपने जो फैमिली को उठाया, फैमिली का देखभाल किया, ये तो। और छत्तीसगढ़ में जो आप टीम बनाया है बहुत अच्छा टीम है, मुझे मालूम है। मैंने एक दो बार वहां गया है, ये सभी लोग आ गए थे, मुकेश वर्मा का और भद्रा का टीम से ये लोग, इसीलिए ये लोग अच्छा काम करना शुरू किया है। अभी जो आपके अंदर आग है, आप सही दिशा में चलने का जो मेहनत किया, उसको आप आगे बढ़ाकर अभी लोगों ने ये बिजनेस है, ये लोगों के साथ बातें करना। लोगों को कितना लोगों के साथ हम बातें करेंगे, प्रोडक्ट का बारे में, हेल्थ का बारे में, स्वास्थ्य का बारे में, न्यूट्रिशन का बारे में, रोगों को रोकने के बारे में, कमाने के बारे में, फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, सिक्योरिटी के बारे में। अभी देखिए इस तरह का सिक्योरिटी आप कितना बड़ा जॉब में हो गए तो भी वो नहीं हो सकता। ये सिक्योरिटी आप तक नहीं है, आपका बच्चों को, फ्यूचर जनरेशन को, जो डीएक्सन का एक बार आप नेटवर्क को खड़ा रखे तो वो जनरेशन तक जाने का जो सिस्टम डॉक्टर लिम ने बनाया है, जो हमने आरवीसी सिस्टम को, ट्रेनिंग को लगाकर इससे लोगों को सिखाया है, ये दोनों आप पकड़े तो कोई भी रोक नहीं सकेंगे। इसलिए यहाँ कोई बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं है, वो डॉक्टर भी हो, अनपढ़ भी हो, दोनों समान है। हमने सबको मदद किया है लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। जो चाहते हैं रिएक्शन में, ये समुंदर है, समुंदर किसको भी रोकता नहीं है, समुंदर के अंदर सब कुछ जाते हैं, समुंदर सब कुछ को एक्सेप्ट करता है, वो कचड़ा भी जाता है, अच्छा चीज भी जाता है, वो तो समुंदर को कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। इसी तरह डिएक्शन एक समुंदर है, इसको अभी सबको वो अंदर लेता है। जो पढ़ना चाहते हैं
वो काम करना चाहते हैं, उसका लाइफ को बदलना चाहते हैं। आपने जो बताया, आपका किस्मत को आप खुद लिखा। आपका किस्मत में कोई लिखने का ज़रूरत नहीं है। हमको इस तरह का जो लोग चाहिए, जो खुद उसका किस्मत में लिखने का हिम्मत लेंगे, वो आगे बढ़ेंगे। जी, जो उसका जीवन का परिवर्तन का हिम्मत लेंगे, ये अमीर बनेंगे। जो गरीबी से बाहर आने का लड़ाई लड़ना तैयार है, वो ऊपर जाएंगे। कोई भी उसको क्राउन एम्बेसडर तक उसको कोई रोकने वाला नहीं। ये तो फ्री मार्केट है, फ्रीडम है, सबके लिए फ्रीडम के लिए है। आप बढ़ने के लिए फ्रीडम है, आप बर्बाद होने के लिए यहाँ फ्रीडम है, वो उसका चॉइस है। बहुत कुछ लोगों ने यहाँ आकर फाइल करके बर्बाद होकर जाता है ये इंडस्ट्री में, बिकॉज इसमें कोई उसको रोकने वाला नहीं। बट अच्छा वैल्यूज को, अच्छा सिस्टम को, अच्छा प्रिंसिपल को, एथिक्स को, मॉरल वैल्यू को फॉलो करे तो उसको बढ़ने में कोई रोकने वाला नहीं। वो खुद उसका इतिहास वो खुद लिखेगी। हमको इस तरह का लोगों को लाइफ आज बदलने के लिए ही हमने ये कोरोना पीरियड में कोई भी सोच भी नहीं सकता है क्या डेली इस तरह का वेरी एक्साइटिंग, नॉलेजेबल, हाईली मोटिवेटिंग, हाईली चार्जेबल मीटिंग डेली हो सकता है। वो मैंने नहीं सोचा था 6 महीने के पहले, बिकॉज मैंने भी एक चैलेंज उठाया, निर्णय लिया। ये लोगों को लाइफ को बदलने कंटिन्यूसली होना है तो हम ये लोगों को मिलना है। अभी तक फिजिकली हमने, आपको मालूम है इलाहाबाद कपल ऑफ टाइम्स मैंने आ गया पास्ट पुराना दिन में, आप देखे होंगे या नहीं मुझे मालूम नहीं है। हजारों लाखों लोग देखते हैं, मैं सबको यू नो वो टॉप लीडर को छोड़कर सबको मैं जनरली मेरे दिमाग में रिमेम्बरेंस नहीं हो सकता है। अभी लोग का एक ही चाहता था, लोग ने एक चीज को पूछते थे, सर हमारा गांव को आना, हमारा शहर को आना, हमारा घर को आना, हमारा जगह को। अभी मैं बताता हूँ, मैं डेली आपके घर में हूँ 7 बजे को, आपका मदद के लिए, आपका डेवलपमेंट के लिए, आपका लाइफ को बदलने के लिए हमने वो जो निर्णय लिया है, समर्पण किया है लोगों को लाइफ को बदलने के लिए। आरवीसी समर्पित है। आरवीसी का एक एक लीडर, आरवीसी मार्गदर्शन में चलने वाला एक एक लीडर, आरवीसी ट्रेनिंग लेकर अच्छा जो बना है वो बदल गया है, उसका सोच बदला है, उसका कमाने का तरीका बदला है, उसका ट्रेनिंग का सिस्टम बदला है, वो अच्छा रास्ते में चलने में जो बदल गया है, उसका जीवन बदला है, टोटली जीवन बदला है। इस तरह का लाखों लोगों का सिस्टम है आरवीसी। इसीलिए आरवीसी को आपके टीम को सबको लगातार आरवीसी के अंदर डालिए। 7 बजे को नो कॉम्प्रोमाइज सबको रिएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल ने बैठना है 1 घंटे 1.5 घंटे, वो वर्थ है। इस तरह वो सीख के तो 6 महीने 1 बरस वो क्राउन एम्बेसडर बनेंगे, वो अमीर बनेंगे, वो मिलियनियर बनेंगे। उसको कोई भी, ये जिंदा है तो मनुष्य है तो, अभी बहुत कुछ लोगों ने आंखें नहीं है, हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, इस तरह लोग भी सक्सेसफुल होता है जीवन में। अभी सब कुछ होने वाले को एक ही चीज है चाहिए, वहां बदलने का एक रास्ता। ये रास्ता तो हमने साधारण रास्ता नहीं बनाया, ये तो इंटरनेशनल हाईवे है। रिएक्शन आरवीसी यूट्यूब चैनल नेशनल हाईवे नहीं है, स्टेट हाईवे नहीं है, डिस्ट्रिक्ट हाईवे नहीं है, ये इंटरनेशनल हाईवे बना। वन वर्ल्ड वन मार्केट सिस्टम में सभी यहाँ जा सकता है, सेफ है, सिक्योर्ड है। भगवान आपको शक्ति दे, आपका लाइफ को आप खुद बदलने के लिए अमीर बनो, मिलियनियर बनो और क्राउन एम्बेसडर बनो। विश यू ऑल द बेस्ट। सुधा देवी, भगवान आपको भला करे। थैंक यू सर। थैंक यू।